नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये था कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कल एक वाहियात सा बयान दिया था जब एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ कि ऐसी घटना इतने करोड़ में हो जाती है। उसी से प्रोत्साहित होकर के उसके बाद कुछ लोगों ने सरेआम 30-35 किलोमीटर लगातार बमबारी और गोलीबारी करते गए। वो तो पूर्व मुख्यमंत्री थे। अभी जो अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार ने आज एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये जो गोलीबारी की घटना हुई है बेगूसराय वाले रोड पर, वो ये बात को ध्यान में रख के किया गया है कि भाई एक तरफ पिछड़ी जाति की आबादी है और दूसरी तरफ मुसलमानों की। हालांकि नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है, पिछले 17-18 साल से गृह मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों हैं, कि जिन लोगों ने गोली मारा वो जाति का टैग दे करके नहीं मारा है। गोली मारने वालों ने बड़ा ही ध्यान से और इत्मीनान से मारा है। मरने वालों में एक धानुक है, एक भूमिहार है, एक राजपूत है, एक पिछड़ी जाति का है, एक यादव है, और जो आदमी मर गया है वो क्षत्रिय वर्ग का था। मतलब गोली मारने में उन्होंने किसी जाति धर्म का ध्यान नहीं रखा। नीतीश कुमार की पगलाहट अब इस स्थिति में आ गई है कि जिनके पास 17-18 साल से गृह मंत्रालय है उनको पुलिसिंग का तरीका ही पता नहीं है। ईश्वर बचाए हमारे बिहार को, क्योंकि बिहार में मेरा ननिहाल भी है और ससुराल भी है। इसलिए उनके प्रति संवेदनशील होना और उनके प्रति दया भाव रखना मेरी जिम्मेवारी भी है और मेरा फर्ज भी है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय था कि अब न भरोसा नाम की चीज राजनीति में और राजनीतिकों पर रही नहीं। मैं आज दो घटनाओं का चर्चा करूंगा। पहली घटना तो ये थी जो आप लोगों ने समाचार में सुना कि श्रीलंकाई अभिनेत्री जो कि एक भारतीय फ्रॉड के चंगुल में फंसी हुई थी, या वो उसके चंगुल में फंसी हुई थी या उसका साझेदार थी, ये तो जांच का विषय है। लेकिन ये जरूर है कि उसके पास उस फ्रॉड का आर्थिक लेन देन है। आखिर कोई एक मामूली लड़की को 200-500 करोड़ रुपया क्यों देगा? बिजनेस पार्टनर है। क्योंकि अगर शारीरिक सुख के लिए दिया होगा तो मैं नहीं समझता हूं कि वो 200 करोड़ की उस अभिनेत्री की हैसियत है। हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा किसी लड़की के देह की कीमत लगाने का, लेकिन अंदाज और अनुमान तो है कि क्या 200 करोड़ रुपया शारीरिक सुख के लिए कोई फ्रॉड दे सकता है? या ये अपने लटके झटके दिखा करके शिकार फंसाती थी और जेल में बंद सुगेश रंजन उसको फांसता था, या वो टारगेट सेट करता था और ये टारगेट पर एक्ट करती थी, जिस तरह से डायरेक्टर एक्टिंग करने के लिए कहता है। यह एक विषय है जो जांच होगी और हमारे पुलिस के जाबाज लोग इस बात की जानकारी कर रहे हैं। आज इकोनॉमिक ऑफेंस जोन EOW ने आज अभिनेत्री को बुलाया था। कल एक और अभिनेत्री को बुलाया है, नोरा फतेही। मामूली सी नृत्यांगना है, कोई बहुत सारे फिल्मों में काम नहीं की है। उसको भी 65-67 लाख का BMW और एक महंगी उपहार दिया था सुकेश रंजन ने। दाना उस पर भी डाला था। जो सबसे ज्यादा आश्चर्य वाला नाम आया, जिस पर मैंने कहा कि अब आजकल भरोसा नहीं रहा, वो था श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी जानवी कपूर। जानवी कपूर मुंह में सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुई थी। जब उसने पैदा लिया होगा उसको तो उसकी माँ उसको अपने जमाने की टॉप अभिनेत्री थी, हर नौजवान की धड़कन थी और किसी भी फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर की चाहत थी श्रीदेवी। हम लोग जो IAS PCS नहीं बन सके उसकी जिम्मेवार भी श्रीदेवी है। श्रीदेवी, जयाप्रदा, जितेंद्र, शक्ति कपूर, कादर खान, अगर ये नाम किसी फिल्म में होते थे तो आदमी पहला शो देखना पसंद करता था। तो जो अभिनेत्री हम लोगों को IAS वगैरह ना बने थे, क्योंकि पढ़ने लिखने में ठीक ठाक थे, अगर बढ़िया मार्गदर्शन मिलता और श्रीदेवी का आकर्षण नहीं मिलता तो शायद हम IAS हो जाते। उस अभिनेत्री की बेटी को पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। ऐसा तो था नहीं कि भाई ये श्रीलंका से आई है और यहाँ पर कोई सहारा ढूंढ रही है। मुंबई में पहले, उसके जन्म से पहले मुंबई में शानदार रहन सहन था। उसका बाप मुंबई का नामजद प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। उसका चाचा अनिल कपूर टॉप क्लास का एक्टर था। उसकी बहन, उसका भाई, मतलब पूरा कपूर खानदान। मतलब मुंबई इंडस्ट्रीज में तो खानों से पहले कपूर ही थे जो वर्चस्व में थे और जिनकी लोहा मानती थी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री।
राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, ऋषि कपूर, चिंपिंटू कपूर, रणधीर कपूर, अनिल कपूर, सुरेंद्र कपूर, बोनी कपूर, ये सब कपूर्स तो थे। तो इतनी बड़ी विरासत वरासत होते हुए भी उसे सुकेश रंजन के चंगुल में फंसने की क्या जरूरत थी। तभी लग रहा है कि ये सिनेमा वालों पर अब भरोसा नहीं रहा कि आखिर आदमी आर्थिक लालच में फंसता है या प्राइवेट में फंसता है, या ये इतना न गटर गुड़ में कराची गैंग हावी है कि वो जो चाहते हैं वो कराता है और ये लोग उसके इशारे पर नाचते हैं। आपका बैकग्राउंड चाहे जो हो, अगर मूवी फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है तो आपके आतंकी आकाओं की बात माननी पड़ेगी। क्या ये मैं मान लूं? इस बात की मैं पूर्णतः सत्यता से नहीं कह सकता, क्योंकि अभी सभी लोगों के चेहरे से नकाब हटा नहीं है, लेकिन जिन जिन लोगों का हटता गया है वो चिंता का विषय था। इसके पहले सुशांत सिंह राजपूत केस में जब नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री हुई तो ऐसे ऐसे अभिनेत्रियों को नशा करते हुए बेवड़ी के रूप में देखा जो आपने भरोसा ही नहीं किया कि रूपुल इतनी मासूम सी दिखने वाली अभिनेत्री नशेड़ी है। ये जो भारती है, जो कॉमेडियन है, लोगों को हंसाती रहती है, ये नशेड़ी और नशा की सौदागर है। मतलब बड़ा आश्चर्य लगा इस सब जान करके, भरोसा उठ गया है। खैर, अब की बार की सरकार इस बात पर विचार करेगी और मुझे लग रहा है कि शायद अब इन लोगों को उचित सजा मिले और उचित स्थान पर इन लोगों को पहुंच जाएगा, क्योंकि ये वर्तमान सरकार आपकी चमक दमक लटके झटके देख करके छोड़ने वाली नहीं है। नहीं तो आज एक बड़ी पर्सनालिटी से पूछताछ के बाद कल नूरी फतेही, जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान, सैफ की बेटी सोहा अली खान, नहीं सॉरी उसका नाम है सैफ की बेटी, सैफ अमृता की बेटी, नाम भूल रहा हूँ मैं, उसको बुलाया गया। मतलब पटियाला की महारानी की बेटी है वो। बाप रे बाप, मतलब उसका नाम, मतलब इतना बड़ा बैकग्राउंड और पैसा होते हुए भी इस तरह के काम है, ये चिंता का विषय है। दूसरे एंगल से भी सरकार इस विषय में जांच करे, क्योंकि जिन जिन लोगों का नाम इसमें आया उनमें से किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं है जो पैसे के परेशानी की वजह से गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर हुए हों। यह बात हमारे पुलिस वाले लोग जरूर एड्रेस करेंगे और इस विषय पर विचार करके जांच की दिशा इस एंगल पर रखेंगे। खैर, आज जो सबसे बड़ी बात हुई जिस पर मैं चाहता हूं कि विस्तृत विवरण के साथ चर्चा हो, वो था राहुल गांधी का कन्याकुमारी से भारत जोड़ो अभियान का शुरुआत। और जिस दिन से उन्होंने भारत जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया है उस दिन से कांग्रेस टूट का कगार पर आ गई है। जैसा कि मैंने कल कहा था कि राजस्थान सरकार के मंत्री अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को कह रहा है कि अगर आप जूता चप्पल चलवा करके मुख्यमंत्री बनना चाहते तो आप जल्दी बन जाइए। अशोक गहलोत का एक हलकारा माइक पर अनाउंस करता है कि भाई देखिए माननीय मुख्यमंत्री ये मंच पा रहे हैं, आपको सिर्फ ताली बजानी है। अब उन्होंने अपने समस्त कार्यकर्ताओं को घर घर ताली बजाने वाला काम में लगा दिया है। यह कार्यकर्ताओं का अपमान है या सम्मान है, आप विचार करें। गहलोत के चमचे को इस बात की जानकारी नहीं थी कि माइक पे अनाउंस करके जो बोल रहा है उस बोलने का इम्पैक्ट क्या, उस बात की डेंसिटी क्या है, वो इस बात को नहीं समझ सका। खैर, आज एक और बात हो गई। गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन कर लिया। दल बदल ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 11 में से 8 गए हैं तो जो दल बदल अधिनियम का जरूरी नॉर्म्स है वो पूरा हो रहा है। सवाल संख्या में नहीं है कि 11 में से 8 गए या पूरा 11 गई या 11 में से 1 गया। सवाल यह है कि कौन गया, क्यों गया और कैसे गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, कहने वाले लोग ऑपरेशन लोटस और ऑपरेशन कीचड़ के नाम लें, हो सकता है इसमें कोई सच्चाई हो, क्योंकि मेरे पास इस बात का पुख्ता प्रमाण नहीं है कि जो देश भर से विधायक टूट करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं वह स्वतः कर रहे हैं, किसी दबाव में कर रहे हैं, किसी लालच में कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। जिस चीज़ की मुझे मालूमात नहीं है उस पर विस्तृत बात करना और भरोसे से बात करना मेरा स्वभाव नहीं है। जो लोग मेरे को देखते हैं, पहले से जानते हैं, वो जानते हैं कि मैं हवा में कोई बात नहीं करता और हिट एंड रन तो बिल्कुल ही नहीं करता। लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो विचारणीय है, अब तक करीब करीब 180 के करीब कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कांग्रेस छोड़ दिया है। मतलब महत्वपूर्ण गणित, मतलब संख्या जान लीजिए, संसद, विधायक, यह सब जोड़ करके उनकी संख्या 180 हो गई है।
जिन्होंने कांग्रेस की सदस्यता छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। यह एक बड़ा फिगर है और इस विषय पर विचार जरूर किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये पैसे के दम पर आते तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि कांग्रेस के कोष में अभी भी कोई पैसे की कमी है या सालाना आने वाले चंदे में किसी तरह की कोई कमी आई हो, क्योंकि आज भी कांग्रेस के कोष में दान करने वालों की स्पीड वही है जो पहले की थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर में चंदा मिल रहा है और कांग्रेस का खजाना पहले से लबालब भरा हुआ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उनको 25 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ दे रही है तो कांग्रेस उनको 150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ क्यों नहीं दे रही है? और मुझे नहीं लग रहा कि वो नहीं देना चाहेगी और नहीं दे पा रही है। अगर यह बात सत्य है कि कांग्रेस के सारे लोग या जो भी पार्टी के लोग दल तोड़ करके जा रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल का पंजाब के सरकार के वित्त मंत्री ने कहा है कि मेरे लोगों को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किया जा रहा है। इसके पहले दिल्ली वालों को 20-20 करोड़, पंजाब वाला 25 करोड़ कहा था, दिल्ली वाला 20 करोड़ कहा था। मतलब नए नए संगोपन छोड़ते रहते हैं। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी वाले अपना रेट बताते हैं कि भाई 20 करोड़ का चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे करके आ जाओ, या कुछ और बात है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो सीरियस विषय वो सुनिए। सीरियस विषय ये है कि अगर मान लीजिए, अभी कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पर चर्चा करते हैं, ये मान लिया कि ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस विधायकों को 25-25, 50-50 करोड़ रुपया दे करके तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस उनको वापस 30-30 करोड़ 20-20 करोड़ ज्यादा दे करके क्यों नहीं खरीद ले रही है? जब उनको पता है कि हमारे लोग बिकाऊ है, ओपन हो गए आपके नजर में कि हाँ भाई पैसा पर ही गए हैं, तो आपने क्यों नहीं खरीदा? आपके पास भी तो पैसे की कमी नहीं है। मतलब पैसे के अलावा भी कोई ऐसी चीज है का जो ज्यादा रेलेवेंट है और ज्यादा महत्वपूर्ण है? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जो चीजें मुझे समझ में आ रही है, जो चीज को मैं समझ पा रहा हूं, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ा उन सब का एक कॉमन डायलॉग है, राहुल गांधी मिलते नहीं, महीनों से किसी ने मेरे से संपर्क नहीं किया है। क्या करता, मजबूरी में छोड़ना पड़ा। यह बात माधवराज सिंधिया के बेटे ने भी कहा, यह बात जितिन प्रसाद ने भी कहा, यह बात जो जो कांग्रेस के वरिष्ठतम लोगों ने छोड़ा है उन सब लोगों ने यही बात कहा है कि ये मेरे से कोई बात नहीं करता। अब यह मान लीजिए कि कोरा झूठ है, झूठ बोलने के लोगों ने राहुल गांधी से बात करने का प्रयास किया और राहुल गांधी बात किए, उसके बाद भी छोड़ दिए, तो राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आना चाहिए था कि यह सरासर झूठ है। मेरे यहाँ तो मिलने वालों का सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग होती है और ये सीसीटीवी फुटेज मैं पेश कर रहा हूँ, फलाने तारीख को आए हैं और फलाने तारीख को मिले हैं और फलाने इतना देर तक बातचीत हुई है, उसके बाद भी छोड़ दिए। राहुल गांधी के घर आने वाले तमाम कॉल रिकॉर्ड होते हैं, चूंकि वो एसपीजी प्रोडक्टिव हैं तो उनका फोन रिकॉर्ड होता है। तकनीकी रूप से ये जरूरी है। डाटा एंट्री होती है कि कौन आदमी कितना बार फोन किया, कितना बार मिस कॉल किया, कितना देर, क्या ड्यूरेशन कॉल की हुई। तो राहुल गांधी क्यों नहीं बता देते कि ये देखो जी, ये मेरे कॉल की डिटेल्स है और इसमें से एक बार भी उनके या उनके ऑफिस के द्वारा फोन करके मेरे से अपॉइंटमेंट लेने का प्रयास नहीं किया गया। राहुल गांधी ये उन्हें क्यों नहीं कहा देते कि भाई सार्वजनिक फोन करने के बाद ओपन फ्रंट पर ट्वीट पर भी किसी ने नहीं कहा कि ये मैंने फोन करके थक गया हूं, अब ये देखो ट्वीट कर रहा हूं, राहुल गांधी से मिलना था और वो नहीं मिल पाए। इस तरह की इनिशिएटिव राहुल गांधी की तरफ से भी नहीं ली जा रही है। मतलब या तो राहुल गांधी को लग रहा होगा कि उनको किसी की परवाह नहीं है, एरोगेंट है और घमंड से भरे हुए हैं। राहुल गांधी को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि आदमी घमंड से फूल सकता है, फैल नहीं सकता, और फूले हुए गुब्बारे में एक पिन ही काफी है उनको वापस पुनः स्थिति में ले आने की। और राहुल गांधी अगर अब तक गुब्बारे में पिन चुभने की महसूस चुभन नहीं कर रहे हैं तो ये उनकी गलती है, उसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। पूरा कांग्रेस करीब करीब टूट करके भाजपा में हो गया है और उसके बाद भी अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है तो राहुल गांधी के नेतृत्व पर, राहुल गांधी के नेता होने पर मुझको संदेह नहीं, भरोसा है कि वो नेता के योग्य नहीं है, क्योंकि लचीला स्वभाव राजनीति में बहुत जरूरत है और अगर राहुल गांधी में लचीलापन नहीं है तो वो भारत के राजनीति में सफल नहीं हो पाएंगे। यही बात मैं अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपने मनीष सिसोदिया की तरफ से एक संगूफा छुड़वाया।
वो संगूफा तो खैर इसलिए था कि उसका शराब और शिक्षा का सीबीआई जांच का आदेश दे दिया गया था, तो वो अपने बात से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक संगूफा छोड़ दिया कि मेरे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदा जा रहा है। और ये तो साफ तौर पर लोगों को समझ में आया, जो बिल्कुल ना समझ लोग थे, एबीसीडी जानते, तो उन्होंने कहा क्या वाहियात बात है यार, 70 के सदस्य संख्या में 67 विधायक तेरे कितना खरीद लेंगे? दल बदल अधिनियम में 60 विधायक खरीदेंगे तब जाकर के तेरी सरकार गिरेगी, और 60 के 60 एक साथ बिक जाएंगे, ऐसी कैसी हो सकती है? तो लोगों ने तो समझ लिया कि भाई ये ड्रामा है, ये संगूफा है, मामले को डिरेल करने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल ये ड्रामा कर रहा है। लेकिन क्या पंजाब में भी कुछ इसी तरह की घोटाला अभी भी सामने आने वाला है क्या निकट भविष्य में? क्योंकि कल पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा है कि मेरे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर दी जा रही है। पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक संख्या है उसमें इतनी संख्या नहीं है कि आप वहां विधायक खरीद करके सरकार बना लेंगे। ऐसी स्थिति बिहार में है, पंजाब में तो नहीं है। बिहार में है कि अगर जनता दल यू के सारे लोग, जो कि अब लग रहा है कि टूट जाएंगे, और लालू प्रसाद के कुछ लोगों को तोड़ के, खरीद करके, प्रलोभन दे करके, डरा करके करे, तो वहां पर सरकार बन सकती है। लेकिन पंजाब में तो ऐसी स्थिति नहीं है। कल को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कहने लगे कि जी मेरा तोड़ा जा रहा है, कहीं कि जिस राज्य में कहूँ भाजपा का विधायक नहीं है, अगर उस पर चर्चा चल रही है कि मेरा तोड़ा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल अस्वीकार बात है। और इस तरह की बात का जनता जवाब दे, जो मुझे लग रहा है कि अब उन लोगों को समझ में आने लगा है कि नौटंकी ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अब आते हैं उन लोगों पर जिन्होंने पार्टी छोड़ा है। मित्रों, मैं लोकतंत्र में लोक आजादी पर भरोसा करता हूं। मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूं कि जब कोई सरकार कहीं संकट में पड़ती है तो वहां के विधायकों को अपहरण करके दूसरे रिसोर्ट में, दूसरे राज्यों में पहुंचा दिया जाता है। मैं इसको मानवाधिकार का हनन मानता हूं, आदमी की स्वतंत्रता का हनन मानता हूं, क्योंकि ये तो अपहरण करके मतदान करने पर मजबूर करने जैसा काम है। लेकिन चूंकि काम ये सरकार ही कर रही है, इसलिए इस पर कोई केस नहीं होता है। अगर हम आप करते अपहरण करा करके तो हम पर केस बन जाता है। लेकिन सरकार खुलेआम करती है। अभी महाराष्ट्र में हुआ था, छत्तीसगढ़ में हुआ था, राजस्थान में कई दिन बंद हुआ था, अभी झारखंड के लोगों को घुमाने ले गए थे। ये सब रोज रोज हो रहा है, इसमें इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मित्रों, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग आलू बैगन की तरह से बिक रहे हैं, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी क्या है? उन लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए कि आप जनप्रतिनिधि बनने के योग्य हैं? जनता की समस्या का समाधान आपके बस में है और आप जनता का समस्या का निवारण के लिए उचित फोरम पर अपनी बात रखेंगे, हमारी बात रखेंगे। जिस आदमी का नियत ही ठीक नहीं है, जिस आदमी की नीति ही ठीक नहीं है, हम उसको नेता बना रहे हैं, ये हमारी गलती नहीं है। सबसे पहली गलती तो उस पार्टी के है जिन्होंने उनको टिकट दिया। तो क्या वो टिकट देने का पहले भी कोई गिव एंड टेक हुई है? जिसको पूरा करने के लिए विधायक अपना जैसे मौका पाता है उस तरह से अपने आप को बेच देता है कि भाई मैंने खर्चा करके नौकरी हासिल की है तो पैसा लेकर के उस घाटे को पूरा कर दें। जैसे राज्यों में एक पुलिस वाले से मैंने पूछा था कि आप लोग क्यों 2-2 रुपये ले लेते हो? बोला भाई साहब 30 लाख रुपए देकर भर्ती हुए हैं और खेत बेच करके हुए हैं, उसको तो वसूल नहीं है। आप बताइए, ये तो ओपन कह रहा है कि 5 लाख 10 लाख 20 लाख देकर के नौकरी पाए हैं तो वसूलेंगे। तो क्या इस तरह की कोई खेल हुई है क्या जो विधायक जी ने टिकट खरीदा है और अब उसकी वसूली कर रहे हैं? यह बात राजनीतिक दलों को भी विचार करना पड़ेगा और सबसे महत्वपूर्ण विचार आप जनता को करना पड़ेगा। जिस आदमी ने अपने दल को छोड़ करके दूसरा दल ज्वाइन किया है, जब वो आपके पास मतदान के लिए आए तो उसे ये जरूर पूछिएगा कि ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और ऐसी कौन सी जरूरी पड़ गई कि आप कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में चले गए। यह जरूर पूछिएगा, तब जाकर का मतदान करिएगा। माँ कसम, अगर आपने एक बार पूछ लिया ना तो दल बदल अधिनियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वतः दल बदल हो जाएगा। और ऐसा तब होगा जब आप चाहेंगे, और आप जब चाहेंगे तो लोकतंत्र मजबूत होगा, आस्था मजबूत होगी। तब तक आप सबको प्रणाम और जय श्री राम।